तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और अगर आंखें ना हो तो वाकई में दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वास्थ्य पे खास कार्यक्रम में। और वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर को। भारत में भी इसे बहुत ही जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है और हम भी इससे जुड़ी हुई बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं। डॉक्टर पुनीत जैन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। और क्योंकि हम वर्ल्ड साइट डे मना रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस बार छोटे बच्चों को लेकर थीम रखा गया है। तो डॉक्टर, पहला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि इस बार थीम बच्चों का है, छोटे बच्चों को लेकर थीम बनाया गया है। वर्ल्ड साइट डे हम क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है, और इस बार बच्चे क्यों थीम में शामिल हैं? वर्ल्ड साइट डे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी हम साल में एक दिवस क्यों मनाते हैं, हम मनाते हैं कि हम उस पर एनर्जी फोकस कर सकें, हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सिमिलरली वर्ल्ड साइट डे का कॉन्सेप्ट यही था कि हम आई अवेयरनेस, यानी कि आई हेल्थ और आई अवेयरनेस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस और जो भी ट्रीटेबल चीज़ें उन पे फोकस कर सकें। ये कोई नया दिन नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है। ये स्टार्ट हुआ था सन 2000 में, यानी कि 24 साल हो गए अब इसको। हर साल WHO इसकी एक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक थीम देता है और इस साल का थीम है चिल्ड्रन लव योर आइज़। ये थीम इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि मायोपिया, यानी कि जो दूर का बच्चों को माइनस का चश्मे का नंबर लगता है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऑब्वियसली हम जैसे आगे बात करेंगे इसके काफ़ी सारे कारण हैं। तो उस थीम को रखते हुए, उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखा गया है कि चिल्ड्रन ऑफ योर आइज़, मतलब कि हमें फोकस करना है कि बच्चों को जो चश्मा लगता है या तो वो ना लगे तो वो बढ़े ना, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों पे लेस डिपेंडेंट हो सके। जी बिल्कुल। और आपने क्योंकि इसमें मायोपिया का जिक्र कर दिया तो एक जनरली लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, जबकि हम पढ़ चुके होते हैं मायोपिया और हाइपर मायोपिया के बारे में। तो क्या है ये शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटनेस, ये किस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करते हैं, और आसानी से हम क्या फ़र्क को समझ सकते हैं हमेशा? बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पेरेंट्स आते हैं ओपीडी में, यंग अडल्ट्स आते हैं, उनका ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब मायोपिया होता क्या है। मायोपिया अगर हम एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट में समझें तो दूर का नंबर, यानी कि आपकी दूर की दृष्टि कमज़ोर है जिसके लिए आप चश्मा पहनते हैं। यूजुअली ये माइनस पावर होती है। इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें नज़दीक का साफ दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आजकल हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, फ़ोन यूसेज बहुत बढ़ गया है, तो हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम नज़दीक की विजन पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ओवर सिंप्लीफाई करें तो हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है कि इस इंसान या इस आई को नज़दीक का काम ज़रूरी है, तो धीरे धीरे दूर की नज़र अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अब कोविड में अनफॉर्चुनेटली सब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, बच्चों की स्कूलिंग ऑनलाइन हुई, सारा काम वर्क फ्रॉम होम हुआ, जिसकी वजह से हमारा नियर वर्क पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ये है कि भाई अगर आपकी आंखें नज़दीक पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं तो दूर का धीरे धीरे वीक होने का चांस रहता है। देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन मायोपिया एंड स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम इज सेंटर्ड अराउंड ऑल दिस। स्क्रीन टाइम इसके बिल्कुल केंद्र में है इस बड़ी प्रॉब्लम के, जो अब एक पेंडेमिक का रूप ले चुकी है। बिल्कुल। और आज के हालात के हिसाब से ही थीम रखा गया है और ये बहुत ही कॉमन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कई बार गोद में बैठे हुए बच्चे फ़ोन के लिए फ़ोन छीनते हैं बड़ों से। आप उनको फ़ोन नहीं दें तो वो अग्रेसिव होते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो तो आंखों पे बच्चों के पड़ रहा है। तो डॉक्टर क्या करना चाहिए? ये बहुत ही चैलेंजिंग है। जनरली ये कहा जाता है कि बच्चों से फ़ोन दूर रखिए। जैसे हम जब बच्चे थे तो कहा जाता था कि टीवी कम देखो, अब के बच्चों को कहा जा रहा है कि मोबाइल कम देखो। कैसे चिल्ड्रन लव योर आइज, ये कैसे समझाएं? पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये स्क्रीन टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, या ये स्क्रीन टाइम से इतना डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे बच्चों के चश्मे का नंबर कैसे हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम स्क्रीन पे, यानी कि हम किसी भी डिवाइस पे देख रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम में सब चीज़ें आती हैं। इट इंक्लूड्स टीवी टाइम, इट इंक्लूड्स फ़ोन टाइम, इट इंक्लूड्स लैपटॉप, आईपैड, जो भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं, एनी डिवाइस दैट इज़ लाइट एमिटिंग एंड योर चाइल्ड इज़ लुकिंग एट इट, आपका बच्चा देख रहा है उसको, दैट इज़ कवर्ड अंडर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट जस्ट फ़ोन टाइम और टीवी टाइम, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो पहले ये कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपीडी में पेशेंट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब फ़ोन तो बस आधे घंटे ही देखता है। फिर उनसे पूछते हैं टीवी कितनी देर देखता है, लैपटॉप पे कितनी देर बच्चा काम करता है, तो मिला के पता लगता है कि स्कूल से आने के बाद बच्चा हर समय किसी ना किसी फॉर्म में स्क्रीन पे ही होता है।
तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है। तो स्क्रीन पे देखने से होता है क्या, तो जब हम स्क्रीन पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट यानी कि हमारी पलक झपकने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई की ब्लिंक रेट होती है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 16 बार हम 1 मिनट में ब्लिंक करते हैं अगर हम किसी स्क्रीन से अटैच या किसी स्क्रीन पे नहीं बैठे होते। ये फ्रीक्वेंसी सीधा कम होके 4 से 5 बार हो जाती है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे होते हैं, आपने देखा होगा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम ब्लिंक नहीं करते। हम वर्क कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो हम ब्लिंक नहीं करते। जब हम ब्लिंक नहीं करते तो जो हमारे आंसू बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हम अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पे पानी डाल दें और वाइपर ना चलाएं तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक एरिया साफ़ होता है और एक एरिया अनक्लियर होता है, तो हमें सामने की चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई देती। सिमिलरली है, आपकी बॉडी ने, आपकी आई ने आंसू तो बनाए बट आपने पलक नहीं झपकी, मतलब आपने वाइपर नहीं चलाया, तो वो एक एरिया ड्राई रह गया, एक एरिया वेट रह गया और अनइवननेस ना गई। ऐसे में हमें टेम्परेरी ब्लरिंग ऑफ विजन भी होता है। हम सब लोगों ने नोट किया है। हम देख रहे होते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो हमें लगता है एकदम से थोड़ी नज़र कम हुई, हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं 2-3 बार और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने वाइपर चलाया और वो आंसू फैल गए, तो फिर से हमारा विजन रिस्टोर हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं सब ठीक है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इवेपोरेशन ऑफ टीयर्स यानी कि आंसू का जल्दी उड़ना एक मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमें आई स्ट्रेन होता है। आई स्ट्रेन की वजह से ही फिर ये सारे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि चश्मा चढ़ना या चश्मे का नंबर बढ़ना। तो ये एक स्क्रीन टाइम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ कैसे। सिर्फ ये बोलना कि स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम कम कर दो, ये अंडरस्टैंडिंग से अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। हम कोई चीज़ को तभी एक्सेप्ट कर पाते हैं जब हम उसका रीज़न समझते हैं। थोड़ी इसकी गंभीरता पे हम और बात करें तो जैसे आपने बताया कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं क्लिनिक में, ज़रा बताइए कि किस तरीके से ये हमारी आबादी को कमज़ोर आँख वाली आबादी बना रहा है, और वो भी वो बच्चे जो भविष्य है हमारे, अगर वो देखने, उनकी अगर आईसाइट ही कमज़ोर होगी तो फिर तो आप टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड नहीं हो सकते, है ना। तो कितनी गंभीर ये समस्या है, कितने बच्चे आते हैं, थोड़ा कुछ आंकड़े अगर हों तो वो भी बताइए, ताकि हमारे पेरेंट्स भी डरें कि चलो खाना नहीं खा रहा है, फ़ोन दे रहे हैं, तो डरें इस बात से ज़रा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि 2 साल का बच्चा है, वो सैरलैक खा रहा है, वो सैरलैक खा रहे तो रो रहा है, तो मम्मी ने उसको यूट्यूब चला के दे दिया, बच्चा चुप हो गया, बच्चे ने खाना खा लिया, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गेन हो गया, यानी कि चलो बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चा चुप हो गया, काम आसान हो गया, बट इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स विजन के भी आगे जाते हैं। तो पहले विजन की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम और मायोपिया यानी कि चश्मा चढ़ने का जो रिलेशन है वो बिल्कुल डायरेक्ट 1-to-1 है, और ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है उन बच्चों को चश्मा चढ़ने का या चश्मे का नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आपने बच्चे को चुप कराने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ओपीडी में एक मदर आई, फादर इज़ एट जॉब, मम्मी आई, एक बड़ा बच्चा है 8 साल का और एक छोटा बच्चा है 4 साल का, छोटा बच्चा रो रहा है, मम्मी ने फ़ोन पकड़ाया कि डॉक्टर साहब आप हमारी आंख चेक कर लो। ये छोटा सा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमने लिया, बट बच्चे ने उसमें स्क्रीन देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही बच्चे को धीरे धीरे हर छोटी छोटी एक्टिविटी में स्क्रीन देखने की आदत पड़ी। अब स्क्रीन टाइम में भी अलग चीज़ें आ गई, रील्स आ गई जी बिल्कुल, जिसका एक ड्यूरेशन 10 सेकंड से कम है। मतलब जो बच्चा पहले स्क्रीन तो देख ही रहा था बट एटलीस्ट एक कॉन्टिन्यूस चीज़ देख रहा था, अब वो फ्लिप कर रहा है। बच्चे को 3-4 साल की उम्र से आदत पड़ गई है कि हर 10-10 सेकंड में उसको राइट लेट या अप डाउन स्वाइप करना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है बच्चा। उसको पहले से पता है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता ये क्या है, बट उसको इतना पता है कि अब नेक्स्ट चलानी है, अब नेक्स्ट चलानी है। सो अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है बच्चे का। तो अब जो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये उससे प्रमोट हो रहा है। बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, बच्चे को सब कुछ फास्ट चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो रहे हैं। ये सब आपको फीडिंग के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे हर जगह दिख रहा है। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जब यही बच्चा एक यूथ बनेगा, बिल्कुल, और आगे जॉब में उसको परफेक्ट आईसाइट चाहिए करेक्ट, होगी, परफेक्ट आईसाइट चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब में होगा, तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आप सोच सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ जो एक OPD के चैम्बर या घर से शुरू हुई थी कि कुछ दिक्कत हुई और हमने बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया चुप कराने के लिए, उसके रेमिफिकेशन यानी कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, जो बच्चों की मेमोरी को भी इफेक्ट करता है, बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल ग्रेड्स, इवेंचुअल कॉलेज आप एंट्रेंसेस देते हैं आजकल, सुपर स्पेशलाइज करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ये सब चीज़ें एक छोटे से उससे डोमिनो इफेक्ट की तरह एक के बाद एक खराब होती जाती हैं। और हम हाइंडसाइड में सोचते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो कुछ भी अपने बच्चे के लिए नहीं छोड़ा, हमने ये किया ये किया ये किया ये किया, बट हम एक छोटी सी चीज़ को भूल गए। पॉइंट नंबर 1। सो स्क्रीन टाइम के साथ साथ एक दूसरा मेजर इशू है डाइट।
हाँ, मैं ये पूछने ही वाली थी कि क्या खान पान से भी इस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता जी है? बिल्कुल। सो जो हमारी एज ओल्ड सेइंग थी कि हरी सब्जियां खाओ, पीले यानी कि येलो फ्रूट्स खाओ, जैसे कि मैंगो, पपाया, ये बिल्कुल सही है। और उसमें अगर हम नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दें तो ये एक कंप्लीट डाइट बनती है। बट सवाल ये आता है कि कितने बच्चे हैं आज के टाइम में जो पूरे वीक में 5 मील्स के प्रोपोर्शन भी हरी सब्जी के खाते होंगे। सो सवाल हम पूछ लेते हैं, हम जवाब समझ भी लेते हैं, बट हम उसको यूज़ या इम्प्लाई नहीं करते। पेरेंट्स आते हैं, सब इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, बट वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। सो आई थिंक देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। समझ तो हम रहे हैं बट हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हाँ जी डॉक्टर साहब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चे का, बट हम उसको कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब बच्चे के चश्मे के नंबर को रोकने के लिए, या चश्मा ना आए उसके लिए क्या करें, ये डाइट मिले, हम वो भी इंक्लूड नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली इससे हमारे लाइफस्टाइल और हमारी फास्ट पेस ज़िंदगी का भी कनेक्शन है, बट हम उसको एक एक्सक्यूज़ लेके इसको और बढ़ा नहीं सकते। सो अगर दोबारा से एक बार इसको शॉर्ट में हाईलाइट करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियाँ, येलो फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश एंड ऑल, दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। एग्स are very good sources of vitamin A. Also nuts are very good sources of vitamin A and E. जो भी ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स रहते हैं, इनका हर आई की बीमारी में रोल रहता है, चाहे वो सिंपल ड्राइनेस हो, चाहे चश्मे का नंबर हो, और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। जैसे हम सबको पता है कि बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है क्योंकि उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब रिलेटेड हैं, बट इट्स जस्ट दैट हम उसको उतना अप्लाई नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। आज से 20 साल पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब ये बहुत रेलेवेंट है। इतना रेलेवेंट है कि आप सोचिए कि वर्ल्ड साइड डे का थीम ही ये है। लेकिन मुझे इस पूरे थीम में अच्छी बात ये लग रही है कि चिल्ड्रन के साथ साथ ये बड़ों को भी कहना है कि भाई अपने बच्चों को तुम्हें आंखों का ख्याल रखना है तो पहले तो खुद सुधरो, तो बच्चे आपको कॉपी करेंगे, बच्चे वैसे ही रहेंगे। तो डाइट के बारे में भी आपने बता दिया। अब आ जाते हैं स्पेक्टिकल्स पे, चश्मों पे। तो उसे लेकर भी एक अलग तरीके से जागरूकता भी फैलाई जा रही है। WHO तो खास तौर पे इस पे बहुत काम कर रहा है कि सब तक चश्मे पहुँचे और सही चश्मे पहुँचे। चश्मा लेते वक्त पेरेंट्स को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? क्या उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं? आप कुछ समझाते हैं पेशेंट्स को कि कैसा चश्मा बच्चे को देना है? उम्र के हिसाब से भी कुछ उसमें फ़र्क होता होगा? जी होता है। एक पॉइंट पहले ऐड करना चाहूँगा, जो हमने बात किया स्क्रीन टाइम का, फिर हमने बात किया डाइट का। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि बच्चा बाहर जाता है, खेलता है, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो सनलाइट एक्सपोजर होता है, सनलाइट एक्सपोजर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्किन एंड फॉर द आइज। पहला सन से आपका एक्सपोजर होता है, दूसरा बच्चा बाहर जाता है तो दूर की चीज़ें देखता है। क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल आ रही है, फुटबॉल खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है तो दूर की चीज़ें देख रहा है। तो जो हमने ओरिजिनली बात किया था स्टार्टिंग में कि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि हम सिर्फ नज़दीक का काम कर रहे हैं, तो जब हम दूर का देखना शुरू करेंगे तो हमारा ब्रेन उसी हिसाब से स्टिमुलेट होगा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कोविड से ज़्यादा शुरू हुई, जब हम अपने घरों में बंद गए तब हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, बट अब हमारे पास ऑप्शन है। अब बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता। पहले बच्चे को घर में घुसाना मुश्किल होता था कि आओ पढ़ लो, बैठ जाओ पढ़ लो। अब बच्चे को बाहर भेजना मुश्किल है कि बेटा बाहर जाके थोड़ा खेल लो, टीवी या फ़ोन छोड़ दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। इससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होती ही होती है, बट आपकी आईज़ पे भी बच्चे को बहुत यूजफुल इफेक्ट रहता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, तो चश्मे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें जो WHO ने इतनी मेहनत करी पिछले 10 साल में कि स्कूल में स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू किए हमने चश्मे के नंबर के, मतलब आपका हमारा जनरल मेडिकल चेकअप जो होता है उसमें हमने आई एग्जामिनेशन डाल दिया, ताकि अगर बच्चा खुद से नहीं बता पा रहा या पेरेंट्स जाके आई चेकअप नहीं करा रहे तो एटलीस्ट बच्चे की स्क्रीनिंग हो जाए कि कोई बड़ा चश्मे का नंबर तो नहीं है। तो वहाँ से बच्चे आने लगे ओपीडीज में। पहले ये नंबर छोटा होता, तो आपने आंकड़ों की बात करी, पहले 10 बच्चे दिखते थे तो किसी एक बच्चे को चश्मा होता था। अब एवरी थर्ड और फोर्थ चाइल्ड हैज़ अ स्पेक्टिकल। इट कैन बी स्मॉल और इट कैन बी अ लार्ज पावर, दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चे की एज पे, किस एज पे बच्चा ओपीडी में आके दिखा रहा है। बट नंबर तो बहुत बच्चों को है। अब इसमें यही सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट है। कोविड आया, स्क्रीन टाइम हुआ, घर में लॉक हो गए, बच्चों ने डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हमने फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया, हमारी कुकिंग कम हो गई। ये सब चीज़ें, ये सब हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ से एसोसिएटेड है, बट हम इस लाइफ को नहीं छोड़ सकते। तो हमें इसके साथ साथ अपने मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एक कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम में है ही नहीं, वो ये है रूटीन आई चेकअप का। हमारा कॉन्सेप्ट है कोई चीज़ चल रही है तो चलते रहने दो, जब जवाब देगी तो ठीक करेंगे। जब बिल्कुल पानी सर तक आ जाएगा, जब सांस नहीं आएगी तब जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है।
तो अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, वहाँ पे एवरी 3 to 6 मंथ्स मैंडेटरी होता है एग्जामिनेशन, वेदर यू आर इन अ जॉब और यू आर इन अ स्कूल, आप स्कूल में हैं, जॉब पे हैं, सब जगह पे उन्होंने कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया। सेम इज़ फॉर डेंटल ऑल्सो, बट हम आई की बात कर रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे के कंप्लेंट होने का इंतज़ार ना करें। आई एग्जामिनेशन यानी कि आंखों का रूटीन चेकअप शुड स्टार्ट एज अर्ली एज 3 to 4 years ऑफ एज। मतलब जब बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत, उस टाइम पे भी अगर कोई बड़ा चश्मे का नंबर है तो हम अगर बच्चा नहीं भी बोर्ड पढ़ पा रहा तो भी तरीके रहते हैं चेकअप करने के, जिससे हमें पता लग सकता है कि बच्चे का नंबर है या नंबर नहीं है। ये समझिए ज़रूरी क्यों है कि मानिए 4 साल पे बच्चे को चश्मे का नंबर था छोटा सा, -0.5 का नंबर था, बट वो बच्चा बता नहीं पाया, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गया। अब उसकी रोटेशन शुरू हुई, अब वो पीछे वाले बेंचेस पे बैठने लगा। मैं ये कहने वाली थी कि रोटेशन होता है बच्चों का, उनको तो, पीछे भी जाना पड़ता तो अब वो पीछे गया तो उसको सडनली बच्चे को शॉक लगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे के स्कोर्स कम हुए, बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो गई, अलग अलग इंडिकेटर्स रहते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को पता लगा तो पेरेंट्स उस बच्चे को 10 साल की उम्र पे आई ओपीडी में या किसी आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। तो वो जो 5-6 साल बच्चे ने लूज़ किए उसमें उसका नंबर भी बढ़ा, उसका आई स्ट्रेन भी बढ़ा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हुई, उसकी ओवरऑल आई हेल्थ भी अफेक्ट हुई। तो एक छोटी सी चीज़ से तो सबसे बड़ा टेक अवे मैसेज जो है वो ये है कि आई एग्जामिनेशन शुड बी डन रूटीनली। लोग पूछते हैं कितने महीने में कराना चाहिए डॉक्टर साहब। अगर आई एग्जामिनेशन पिछले चेकअप में बिल्कुल नॉर्मल है तो आप 1 साल में एक बार करा सकते हैं। अगर बच्चे को कोई चश्मे का नंबर रहता है या कोई भी आई प्रॉब्लम निकल के आती है तो डिपेंडिंग ऑन जो भी आपके आई स्पेशलिस्ट एडवाइस करते हैं, नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बार चश्मे का नंबर ज़रूर चेक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में चश्मे का नंबर जल्दी बढ़ने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो और चश्मा किस तरीके का बच्चों को पहनना चाहिए? जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि आप इतने रेलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम ये वीडियो वायरल कर दें तो मेरी ओपीडी आधी हो जाएगी, क्योंकि सारे सवाल इसी से मिल जाएंगे सब जवाब पेरेंट्स को। एनीवेज, मैं तो खुश हूँ ऐसा करने में कि अगर अवेयरनेस बढ़ता है तो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो है कि चश्मा चेक कराएं। चश्मे का नंबर आता है, चश्मे को रेगुलरली पहने। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि डॉक्टर साहब जब भी ट्यूशन पे जाता है या स्कूल जाती है जाता है तो हम चश्मा दे देते हैं, बाकी टाइम बच्चा चश्मा नहीं लगाता। बच्चा नज़दीक का कुछ कहता, डॉक्टर साहब ये तो दूर का चश्मा है ना, तो नज़दीक के टाइम क्यों लगाना है? चश्मा दी स्पेक्टिकल मायोपिया के जो ग्लासेस होते हैं जो भी बच्चा पहन रहा है वो हर समय पहनने हैं ताकि आईज उससे यूज टू हो। अब बच्चा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फ़ोन देख रहा है तो दूर नहीं देखेगा, दूर भी तो देखेगा बीच में। जब दूर देखेगा, धुंधला दिखाई देगा, फिर आई स्ट्रेन पड़ेगा। तो वो चश्मा हर टाइम लगा के रखना है। मैं कहने का मतलब कि ऑब्वियसली सोते वक्त, उतारते वक्त, जितने भी टाइम बच्चा एक्टिव है, अवेक है, वो सारे टाइम पहनना है। दूसरा पॉइंट, रेगुलरली चश्मे का नंबर चेक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चश्मे का नंबर बनवा लिया और आप भूल गए। बच्चे को ऑब्वियसली साफ तो दिखेगा ही, जीरो कुछ ना कुछ पावर रहेगा, बट वो नंबर अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है उसके बारे में सबको बताना चाहूँगा। मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल ग्लासेस नामक एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें कुछ ऐसे स्पेशल मायोपिया के चश्मे हैं जिनमें देखा गया है कि अगर वो बच्चा रेगुलरली पहनता है तो चश्मे मायोपिया का प्रोग्रेशन कंट्रोल देखा गया है। मतलब एक बच्चा जो हर 6 महीने पे आ रहा था और उसका -1 नंबर बढ़ रहा था, अब या तो वो नहीं बढ़ रहा है या वो कम तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को जल्दी बचपन में चश्मा लग गया तो जब तक वो 15, 17, 18 साल का हो गया, कॉलेज में जाएगा, तब तक वो नंबर -5, -6 पहुंचने का चांस रहता है। तो अगर ये चश्मे हम टाइमली देते हैं बच्चों को तो एक चांस रहता है कि शायद हम मायोपिया की प्रोग्रेशन यानी कि माइनस नंबर के चश्मे की बढ़ोतरी को हम थोड़ा सा या तो धीमा कर पाएँ या रोक पाएँ, जो भी कर पाएँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट ये हम अपने पेशेंट्स को अब ऑफ़र कर रहे हैं। पेरेंट्स आते हैं तो हम अपनी काउंसलिंग में ज़रूर इसको इंक्लूड करते हैं कि ऐसी भी एक चीज़ है, क्योंकि ये डाउट्स जो हैं वो एक ऑप्टिकल शॉप पे या एक लेमैन सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये आगे जाने वाले चीज़ों में, आगे जाने जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, इन अनदर 5 to 10 ईयर्स ये चीज़ें मुझे लगता है कि रूटीन मायोपिया मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और मुझे लगता है पेरेंट्स ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि सिर्फ चश्मा नहीं पहनाना है, एक ऐसा चश्मा पहनाना है जो कि बहुत सारी समस्याओं का हल करे और बहुत ही स्टेबल आई साइट आपके बच्चे को दे, बेहतर आई साइट दे। अब थोड़ा हम एक ओवरऑल आई हेल्थ पे भी बात कर लें तो जैसे हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, हमारा भी स्क्रीन टाइम 8 आवर्स तो मिनिमम है और उसके बाद वो बढ़ भी जाता है कई बार। और अक्सर कहा जाता है कि एंटी ग्लेयर तो ज़रूर लगाना चाहिए अगर आप बैठते हैं, मैं भी लगाती हूँ एंटी ग्लेयर। लेकिन इसके अलावा और क्या करना चाहिए? एंटी ग्लेयर लगाने के बाद भी कई बार आँखों में एक थकान है ना, कई बार इचिंग भी होती है, घर जाने के बाद इचिंग होती है, तो ये सब समस्याएं, इससे कैसे हम निजात पाएँ?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक आज के टाइम में अगर हम कुछ, मैं आपको 7-8 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर हम उनको फॉलो करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप हो उसमें अगर हम इसको फॉलो करें तो हम अपने स्क्रीन टाइम जो कि फिक्स है, हम काम नहीं छोड़ सकते, हमें काम करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें घर चलाना है, वो सब वैसे ही रहेगा। तो हम इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे नहीं, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। तो 2 टाइप के सॉल्यूशन हम अपना सकते हैं। एक पर्सनल लेवल पे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ या हैबिट्स में क्या चेंज करूं, और एक अपने वर्क प्लेस यानी कि अपनी एनवायरनमेंट, वो स्कूल भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकता है, उसमें क्या क्या चेंजेस करूं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्क्रीन डिस्टेंस। स्क्रीन शुड नॉट बी टू क्लोज। आपने देखा हो कई बच्चे ऐसे बिल्कुल फ़ोन को पास रखते हैं या होमवर्क करते हुए बहुत पास देखते हैं, उससे भी आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। ऑब्वियसली आई चेकअप से बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, बट ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड है ब्राइटनेस। तो अगर आप स्क्रीन पे काम करें तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना रखें। बहुत ज़्यादा से आई पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है और बहुत कम रखने से भी स्ट्रेन पड़ता है, कहीं बीच में रखें, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आजकल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आते हैं जो ब्लू लाइट को फिल्टर कर देते हैं, तो या तो आप उसको स्क्रीन पे लगा लीजिए या अपनी आँख पे लगा लीजिए, यानी कि जैसा आपने बताया एंटी ग्लेयर या ब्लू फिल्टर ग्लासेस, ठीक है। तो एक वो हो गया। तीसरा, जो आपका स्क्रीन है उसको इस तरीके से पोजीशन करें कि आपकी आई थोड़ी नीचे की तरफ देखे। तो हमने बात किया था कि टीयर इवेपोरेशन, यानी कि स्क्रीन टाइम में हमारी ब्लिंक रेट कम होती है, पलक झपकने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, तो हमारा टीयर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब हम आँख ऐसे करके रखेंगे तो ज़्यादा सरफेस रहेगा, टीयर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हम आँख नीचे करेंगे, थोड़ी सी ऐसे होगा हमारा, हम ऐसे देख रहे होंगे, तो हमारा थोड़ा सा आई कवर रहेगा, हमारा ड्राइनेस का इफेक्ट कम रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ एयर करंट। जैसे अगर आपके रूम में एसी है, उसका डायरेक्ट एयर करंट जो है वो आपकी आईज पे नहीं होना चाहिए। फिर से वो इवेपोरेशन को बढ़ाता है और ड्राइनेस ज़्यादा करता है। चौथा हो गया, हमने लाइट को कंट्रोल करने के लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन लिए। आजकल फ़ोन में भी बड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिल्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है फ़ोन में, आप वो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रू टोन डिस्प्ले होता है जो कि आपकी एम्बिएंट लाइटिंग के हिसाब से आपकी फ़ोन की ब्राइटनेस को अपने आप कम कर देता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ड्राइनेस का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, हम स्क्रीन टाइम छोड़ नहीं सकते, हम कॉन्शियसली काम करते हुए तो ध्यान नहीं रख सकते ना, का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। हम स्क्रीन टाइम छोड़ नहीं सकते, हम कॉन्शियसली काम करते हुए तो ध्यान नहीं रख सकते ना, 1 2 3 4 5 16 बार हो गया, हाँ इस मिनट का हो गया, अब अगले, हाँ ब्लिंकिंग, अब अगले मिनट का ध्यान रखना है, 16 बार ब्लिंक करना है, तो ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो कॉन्शियसली हम अपनी ब्लिंकिंग को कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, तो हम आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। सो ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं, ऑब्वियसली इनको ओवर द काउंटर नहीं खरीदें प्लीज़, है ना। हाँ, ड्राइनेस, ये एक बहुत अहम बात है कि अक्सर हमें अगर थोड़ा सा भी रेडनेस हुआ, कुछ आंखों में इचिंग हुई, तो हम किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं एक अच्छा सा आई ड्रॉप दे दो। आप डॉक्टर्स इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हम तो इसको लेके बड़ा ही अपसेट फील करते हैं कि अच्छा सा आई ड्रॉप का डेफिनेशन नहीं समझ आया मुझे अभी तक, इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस में। तो ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स एटलीस्ट प्लीज़ यूज़ ना करें। आई एक बहुत ही डेलिकेट और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सेंसेस में आता है, यानी कि विजन। इसके साथ हम कोई भी लापरवाही ना बरते तो बेहतर है। तो एक ल्यूब्रिकेंट से ही शुरू कर लेते हैं। हम जाते हैं, हमारी कंप्लेंट होती है ड्राइनेस, केमिस्ट कोई भी ड्रॉप हमें दे देता है, उसमें एंटीबायोटिक भी हो सकता है। बहुत कॉमनली केमिस्ट एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे देते हैं। एंटीबायोटिक यानी कि जो इन्फेक्शन खत्म करने के लिए यूज़ होता है। तो आप कल आपने रात में स्क्रीन में बहुत ज़्यादा काम किया, आप कम सोए, आपकी थोड़ी सी आंख लाल हुई, आपने सोचा केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, केमिस्ट ने आपको डायग्नोस भी कर लिया कि इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक दे दिया। आप ऐसे मानिए साल में 5 या 6 बार हो गया और आपने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स यूज़ किए जिनको आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। अब जब आपको असली में इन्फेक्शन होगा तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि वो दवाई जब उसको काम करना चाहिए तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी आई जो है वो उससे यूज टू हो चुकी होगी और वो उन कीटाणुओं को मार ही नहीं पाएगी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सिर्फ ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, एक और भी चीज़ है। तो काफ़ी बार केमिस्ट जो है स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दे देते हैं। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स यानी कि आई ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि वो बहुत सारे बेनिफिट दे देते हैं। लाली कम कर देंगे, थोड़ी बहुत चुभन होगी वो भी कम हो जाएगी। तो पेशेंट को लगता है हाँ ये सही आई ड्रॉप है, और पेशेंट खुद से ही उसको 2 से 3 बार डाले जा रहा है। स्टेरॉइड आई ड्रॉप यूज़ करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आंखों में, जिसमें से एक होता है आंखों का प्रेशर बढ़ना, यानी कि काले मोतिया होना। ऑब्वियसली वो होने के लिए आई ड्रॉप का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करना होता है। बट आप ये सोचिए ना, आप बिजी हैं, सुबह ऑफिस जा रहे थे, शाम को आए, आपको किसी ने ऐसी दवाई दे दी जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो आपके लिए तो वो
अच्छा दवाई है जी। और वो अच्छा दवाई आप डाले जा रहे हो बिना किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाए और आप अपनी आई को हम बेनिफिट देने के बजाय हार्म करे जा रहे हो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स के जो बहुत सीरियस हैं। मतलब ल्यूब्रिकेंट आपने लिया, केमिस्ट ने कोई आपको कोई XYZ ल्यूब्रिकेंट दे दिया, वो फिर भी चलेगा, बट ये जो 2 इश्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आपको नहीं, ये पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना शुरू होता है तो वो सिर्फ आपकी इन्फेक्शन को नहीं, दूसरे इंसान की इन्फेक्शन को भी इफेक्ट करता है। तो इसका सिर्फ पर्सनल इफेक्ट नहीं रहता, ये पूरी कम्युनिटी पे इफेक्ट करता है। बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई है। अब जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने जाएंगे वो सोचेंगे कि गलत कर रहे हैं हम अपने ही आँखों के साथ। अब मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि दादा को या पिताजी को चश्मा लगा तो इनको भी लगेगा, अच्छा दादाजी को इस उम्र में लगा था तो मुझे भी लगेगा। हेरिडिटरी फैक्टर इसमें कितना है डॉक्टर? ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपीडी में काफ़ी बार पूछा था। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक तो होता है दूर का चश्मे का नंबर या नज़दीक का चश्मे का नंबर जो आपको 40 से पहले लगा होता है, जो कि आपकी एक्चुअल चश्मे का नंबर है जो आपको पहनना है। और एक दूसरा होता है एज रिलेटेड चश्मे का नंबर जो 40 के बाद आपको गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि एज रिलेटेड चश्मे का नंबर जो कि रीडिंग ग्लासेस होता है। तो हम काफ़ी बार रीडिंग ग्लासेस को मायोपिया से कंफ्यूज कर देते हैं कि मेरे फादर ने या मेरे दादाजी ने ऐसे चश्मा पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, ही माइट बी और शी माइट बी यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, है ना। तो ये रहता है। हाँ, जो हेरिडिटरी कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट तब रहता है जब आपका हाई, माइनस या प्लस पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को बहुत हाई पावर है और वो बहुत टाइम से पहन रहे हैं, ऐसे में हेरिडिटरी का रोल आता है। मायोपिया में भी जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटरी रोल रहता है, बट वो इंपॉर्टेंट तभी होगा जब बच्चे को बहुत हाई पावर रहेगा बहुत अर्ली एज में, या पेरेंट्स को रहेगा। ये स्पोरेडिकली भी स्टार्ट हो सकता है आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को कोई नंबर ना हो एंड आपने अपने बच्चे का नंबर चेक करा और -2 -3 आ रहा है ऑलरेडी एट द एज ऑफ 4-5 ईयर्स। दैट मीन्स दैट इट इज़ देयर एंड वो अब था, मतलब पहले वो मैनिफेस्ट हो गया। तो फॉलोइंग जनरेशन में फिर और मायोपिया की स्क्रीनिंग जरूरी हो जाती है। हिस्ट्री है तो और ज़्यादा ख्याल रखने जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में सही मायने में बात करें तो इतना स्क्रीन टाइम है कि अब ये जेनेटिक्स वाला कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि जब हर तीसरा या चौथा बच्चा चश्मा पहन रहा है तो स्क्रीनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। पहले होता था कि 10 में से 20 में से किसी एक बच्चे को चश्मा लगाए तो हम बाकी फैक्टर्स पे ध्यान देते थे। अब तो हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, हमने इतने सारे फैक्टर्स की बात करी जिनको हम अगर आज मॉडिफाई करना स्टार्ट करें तो शायद 6 से 8 महीने में हम इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड भी कर पाएंगे। और हम जितना जल्दी हम कर लेंगे उतना बेहतर हम अपनी और अपने बच्चों की आंखों को सुरक्षित रख पाएंगे। जी। और एक आखिरी सवाल और भी, जो गॉगल्स जो लोग पहनते हैं, यूवी रेस से भी आंखों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, या कई बार एलर्जी भी होती है कि धूप में निकले और फिर बहुत सीवियर हेडेक से भी आईज के हेल्थ को कैसे हम समझ सकते हैं, और क्या ये भी एक डायरेक्शन होता है कि आपको अपना आई चेकअप कराने की ज़रूरत है? जी, वो भी बताइए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ज़्यादा चश्मे का नंबर है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दूर का नहीं दिख रहा, आप लास्ट बेंच पे बैठे हो, बच्चा कह रहा है दूर का नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई ग्रॉस चश्मे का नंबर है। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि किसी को बड़ा चश्मे का नंबर हो सकता है इतना छोटा चश्मे का नंबर हो जैसे कि -0.5। आप देख रहे हो तो आपको सब ठीक लग रहा है, आप पढ़ भी पा रहे हो, दूर का देख भी पा रहे हो, गाड़ी भी चला पा रहे हो, बट जैसे आपको हेडेक रहता है। तो जब ये छोटे नंबर होते हैं ना, जिन ये छुपे हुए छोटे नंबर जो होते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। ये हेडेक की फॉर्म में ही आते हैं। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे चश्मे का नंबर नहीं है, मैं गया था कल ऑप्टिकल शॉप पे, मैंने ऐसे पढ़ के देखा था, मैं तो पूरा बोर्ड पढ़ पा रहा था, सब सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आई स्ट्रक्चर बनाया, इसमें बहुत सारी मांसपेशियां दी हैं। तो जो हमारी आंख की मांसपेशियां हैं वो छोटे पावर्स को मास्क कर लेती हैं। कहने का मतलब कि वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करके छोटे नंबर को मास्क कर लेती हैं, और हम इतना आई स्ट्रेन लेते हैं उस नंबर को छुपाने के लिए, हमारी आईज इतना मेहनत करती हैं कि वो इवेंचुअली हेडेक की फॉर्म में। तो ये हेडेक यूजुअली फोरहेड में होता है। पेशेंट का डॉक्टर साहब भारी भारी लग रहा है, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि नींद भी इफेक्ट होने लगती है। पेशेंट का डॉक्टर साहब नींद नहीं आती आजकल मुझे। तो ऐसे में नंबर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम हर 6 महीने या साल में जाके एक रूटीन आई चेकअप कर लें। रूटीन आई चेकअप में प्लीज़ ऑप्टिकल शॉप को रूटीन आई चेकअप ना माने। रूटीन आई चेकअप का यहाँ पे मतलब है एक डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन फ्रॉम एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। एक आई स्पेशलिस्ट के सेंटर पे, हॉस्पिटल पे, क्लिनिक पे जाके आप प्रॉपर आई चेकअप कराएं। इट इज़ लाइक कार वॉश एंड कार सर्विस। तो रोज सुबह आता है गाड़ी वाला, गाड़ी साफ करके जाता है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू अ कार सर्विस।
कार सर्विस के बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, हम सबको पता है, इंजन ऑयल होता है, एसी फिल्टर होता है, ये सब होता है, वो हम कराते हैं ना। हम क्यों, तो हम जब अपनी गाड़ी की इतनी चिंता करते हैं तो आंखों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पुर्जे का ख्याल रखने के लिए उसका एक्सपर्ट ही चाहिए, और वो जो है वो डॉक्टर ही होते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल हमने पूछे, बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। अगर इस शो में मैं कैटरैक्ट की बात ना करूं, मोतियाबिंद की बात ना करूं, तो वो मुझसे नाराज होंगे। मोतियाबिंद की समस्याएं तो होती ही हैं बुजुर्गों में। अब एक नई चीज़ आ रही है, कई लोगों को आई कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। किस तरीके से ये मामले बढ़े हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, पता कैसे लगा सकते हैं कि आई कैंसर है? जी, ये हम सब एक ही नैया में हैं। तो 3 साल का बच्चा यूट्यूब देख के खाना खा रहा है और 70 साल का इंसान यूट्यूब पे भजन सुन रहा है, तो अल्टीमेटली सब एक ही उससे बंधे हैं। कैटरैक्ट, जैसा आपने बताया, थोड़ा सा कैटरैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कैटरैक्ट एक बीमारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मुझे बीमारी हो गई है। कैटरैक्ट बीमारी नहीं, कैटरैक्ट इज अ एज रिलेटेड फिनोमेना। मतलब आपका लेंस, जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, आपके जॉइंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आपकी स्किन लूज हो रही है, ऐसे ही आपका लेंस जो है वो भी बूढ़ा होता है। आँख का जो नेचुरल लेंस है, नेचुरल लेंस बूढ़ा होता है तो वो क्या करता है, वो सफ़ेद होने लगता है, इसलिए उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, क्योंकि जब वो बढ़ जाता है तो सफ़ेद मोती जैसा दिखता है। ठीक है, सो ये भी एजिंग का एक पार्ट है। तो कैटरैक्ट इज़ अ वन शॉट ट्रीटमेंट, मतलब कि आपको मोतियाबिंद है, आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, अलग अलग प्रकार के आजकल एडवांस लेंसेज अवेलेबल हैं, आपने उनमें से कोई लेंस चूज़ किया और वो आपकी आंख में इम्प्लांट कर दिया गया और आपकी दृष्टि वापस आ गई। मतलब कैटरैक्ट इज़ अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिक्रीज विजन और ब्लाइंडनेस। यानी कि मतलब कि कैटरैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एज रिलेटेड है, बट उसका समाधान या रोकथाम बहुत ईजी है। कैटरैक्ट के लिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँ। कैटरैक्ट के लिए बहुत मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को कि कैटरैक्ट दवाई से रोका जा सकता है या कैटरैक्ट दवाई से काटा जा सकता है या कैटरैक्ट से इजाद पाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। कैटरैक्ट के लिए ना तो कोई आई ड्रॉप बना है रोकने के लिए, ना तो रोकने के लिए, बढ़ोतरी बचाने के लिए, ना उसको ख़त्म करने के लिए। दी ओनली सोल्यूशन फॉर कैटरैक्ट इज सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन। ये ऑपरेशन आजकल आधुनिक तकनीक से होता है, 5 मिनट का रहता है, लेज़र से भी होता है, रोबोटिक भी होता है, एडवांस लेंसेज भी आ गए जिसमें दूर नज़दीक दोनों का नंबर एक ही लेंस में आ जाता है, आपको चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता। तो ये सब पता होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा लेस कॉमन चीज़ के बारे में, यानी कि आई कैंसर जो आपने बोला। आई कैंसर ऑब्वियसली एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमें भगवान ने डार्क कलर्ड आइज़ दी हैं, यानी कि ब्राउन या ब्लैक कलर की आइज़ दी हैं। तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि ये सारी यूवी रेज, यानी कि जो सूरज की किरणों में यूवी रेडिएशन होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस मामले में हम गिफ्टेड हैं कि हमारी आइज़, काली आंखें बेहतर हैं। तो जिनकी हेज़ल कलर्ड आइज़ हैं वो थोड़ा रेगुलरली आई चेकअप करा लें। तो काली आंखें या डार्क आइज़ होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूवी रेडिएशन एक्सपोजर आपका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये पिगमेंट जो है, ये जो ब्राउन पिगमेंट है आँख के अंदर, जो हमारी स्किन में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन पॉपुलेशन और सब कॉन्टिनेंट में स्किन कैंसर्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। सेम रीज़न है, वही पिगमेंट है जो यूवी रेडिएशन को, मेलानिन की पिगमेंट जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। बट अगेन, ये जैसे बॉडी में कोई भी कैंसर होता है, हम रूटीन चेकअप कराते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां पकड़ी जाती हैं। इसको देखने के 2 पहलू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं टेस्ट कराने नहीं जाता तो पता ही नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है टेस्ट करा लिया, बीमारी जल्दी पकड़ी गई। तो आई कैंसर के लक्षण तो डिटेल में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है इस प्रोग्राम के थ्रू, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट विद स्मॉल इश्यूज़। ये छोटे छोटे गांठों की फॉर्म में शुरू होते हैं, आँख के ऊपर, आँख के अंदर, पीछे भी हो सकता है। तो सिंपल एक रूटीन चेकअप में हम इसको पकड़ सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट उतनी ही सिंपल है जितना एक कैटरैक्ट सर्जरी का ट्रीटमेंट है। बट दृष्टि को बाधित करता है ये? तो दृष्टि को, ये विजन को तभी अफेक्ट करता है जब ये बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप उस साइकिल में हो जिसमें आप साल में एक बार, बस एक बार दिन के 2 घंटे निकाल के एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आई चेक करा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। ना आपको चश्मे के नंबर के बारे में चिंता करना है, ना आपको कैटरैक्ट के बारे में चिंता करना है, ना आपको काले मोती के बारे में चिंता करना है, और ना आपको कैंसर के बारे में चिंता करना है। तो किसी चीज़ के बारे में चिंता तभी करनी चाहिए जब वो हमारे हाथ में ना हो। ये तो हमारे हाथ में है, हम साल में एक बार गए, हमने आँख चेक करा ली और हम निश्चिंत हैं। जो चीज़ें होती हैं, तो कोई भी चीज़ जिसको बोलते हैं निप द इविल इन द बड, कि भाई कोई भी चीज़ पता लग रही है उसको तभी उसका ट्रीटमेंट कर दो, तो वो थोड़ा सा हमारे इंडियन कल्चर में इतना नहीं है। हम घसीटते हैं, हम जब तक गाड़ी बंद नहीं हो जाती तब तक हम चेक नहीं कराते, हम इंजन लाइट को इग्नोर कर देते हैं, हम थोड़े से टायर में हवा कम होती है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो आई को उस तरीके से ट्रीट ना करें जैसे हम अपनी डेली लाइफ को कभी कभी ट्रीट कर लेते हैं। आई एक बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन है और उसको देखिए, जीवन है बिकॉज दृष्टि है।
बिल्कुल। अगर दृष्टि नहीं है तो जीवन नहीं है, सिंपल है, इससे ज़्यादा इससे क्या वो बोलेंगे। कहते हैं ना, चेहरे में नहीं आंखों में खूबसूरती होती है, तो खूबसूरती बनी रहे उसके लिए उसका बहुत ही स्वस्थ होना ज़रूरी है। डॉक्टर पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कई अहम जानकारी आपने दी है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा ये पूरा सेशन जो था आई ओपनर था। तो अब अपने आँखों का ख्याल रखें और वर्ल्ड साइट डे के दिन हर किसी को प्रेरित करें अपने आँखों का ख्याल रखने के लिए, और जितने भी हेल्दी तरीके डॉक्टर ने बताए हैं उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और हाँ, साल में एक चेकअप ज़रूर कराएं, क्यों ना वर्ल्ड साइट डे के दिन ही करा लें। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।